नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र के 47 एमएलए सूरत के किसी होटल में पाए जाते हैं। वो अपनी पार्टी को विद्रोह करके सूरत जा पहुंचते हैं। इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे चर्चा करेंगे कि क्या है महाराष्ट्र के पॉलिटिकल क्राइसिस, क्यों है ये, और क्या है एंटी डिफेक्शन लॉ, और क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा आम आदमी। उद्धव ठाकरे बागी विधायकों को प्यार से बुला रहे हैं क्योंकि इसके अलावा बुलाने का दूसरा रास्ता नहीं बचा है। क्या वाकई वे एकनाथ शिंदे के लिए अपनी कुर्सी छोड़ देंगे? जो 44 एमएलए हैं वो सभी हमारे साथ में हैं। देश के अंदर डेमोक्रेसी समाप्त हो रही है, लोग समझ रहे हैं हिंदुत्व के नाम पर। 2019 में महाराष्ट्र में हुए इलेक्शंस में बीजेपी की 105 सीटें आई थी। वहीं पे शिवसेना की 56 सीटें आई थी। वहीं पे इंडियन नेशनल कांग्रेस की 44 सीटें आई थी और एनसीपी की 54 सीटें आई थी और बाकी के 30 सीट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स की थी। अब गवर्नमेंट बनाने के लिए 145 सीट्स ज़रूरी हैं, लेकिन वो तो किसी के पास नहीं था। इस यहीं पे दो चॉइस निकल के आती हैं, या तो कोई पार्टी आपस में गठबंधन कर ले या इलेक्शंस फिर से हो। तो यहाँ पे सीधे सीधे बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन हो सकता था, क्योंकि दोनों की आइडियोलॉजी सेम थी, दोनों ही हिंदुत्व के पाथ पर थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शिवसेना, इंडियन नेशनल कांग्रेस और एनसीपी ने मिलकर कोalition गवर्नमेंट बनाई और उस गवर्नमेंट का नाम रखा MVA, महाविकास आघाड़ी, और इसके सीएम बने उद्धव ठाकरे। ये कोalition गवर्नमेंट जनरली गठबंधन की सरकार को कहते हैं। जब नियमित तौर पे जो सीट्स नेसेसरी होती हैं वो सीट्स ना हो तो फिर आपस के पार्टी को एक साथ मिलाकर जो गवर्नमेंट बनाई जाती है उसे कोalition गवर्नमेंट कहते हैं। लेकिन फिलहाल की बात करें, कोalition गवर्नमेंट में जैसे कि 3 पार्टी एक साथ मिली थी, उसी में अलग अलग पार्टी की अलग अलग आइडियोलॉजीज होती हैं। उन आइडियोलॉजीज की वजह से आपस में वाद विवाद रहते हैं और समस्या चली रहती है। तो ये समस्या धीरे धीरे चलती रहती है और अब समस्या आखिरी चरम तक 20 जून तक पहुंच गई, जहाँ शिवसेना के एक बड़े लीडर एकनाथ शिंदे जहाँ सूरत के एक होटल में पाए जाते हैं और कहा जाता है कि अमित शाह के साथ उनकी मीटिंग थी और वो अकेले नहीं थे, अपने साथ 20 एमएलए का सपोर्ट भी साथ में ले गए थे। और बाद में वो पाए जाते हैं आसाम गुवाहाटी में अपने 40 एमएलए के साथ, और उसी शाम वो खुद कहते हैं कि मेरे पास 46 एमएलए का सपोर्ट है। तो ये सीधे सीधे दर्शाती है कि अब ये सभी एमएलए बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं और अपनी खुद की नई सरकार बनाना चाहते हैं। लेकिन नई सरकार बनाने के लिए शिवसेना की 2/3 ऑफ एमएलए का सपोर्ट बीजेपी को मिलना चाहिए, जो कि होता है 37 एमएलए का सपोर्ट बीजेपी को मिलना चाहिए, तभी जाके बीजेपी की सरकार बनेगी। नहीं तो यहाँ पे एंटी डिफेक्शन लॉ यहाँ पे लगता है। अब एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है? 24 जनवरी 1985 में ये पहली बार राजीव गांधी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें कहा गया था कि कोई एमएलए इर्रेगुलर है या अपनी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता तो वो एमएलए उस पार्टी से बाहर होगा और रूलिंग पार्टी सेम ही रहेगी। वहाँ पे कोई पार्टी चेंज नहीं होगी या कोई इलेक्शंस फिर से नहीं होंगे। या इसका फिर एक और ऑप्शन हो सकता है कि सभा में नॉन कोऑपरेशन मोशन चले, जिसकी वजह से फिर से इलेक्शंस भी हो सकते हैं। वहीं पे शिवसेना बीजेपी पर एलिगेशंस लगाती है कि वो हर एमएलए को 40 करोड़ ऑफर कर रहे हैं अलायंस को ब्रेक डाउन करने के लिए। और शिवसेना के लीडर उदय सिंह राजपूत ने तो यह भी क्लेम किया कि उनको 50 करोड़ ऑफर किया गया था अलायंस को ब्रेक करने के लिए, लेकिन उन्होंने ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया। यही था महाराष्ट्र का पॉलिटिकल क्राइसिस। अब इस पॉलिटिकल क्राइसिस को चलते हुए आगे जाके हमें इकोनॉमिक क्राइसिस को भी झेलना पड़ सकता है और इसका डायरेक्टली असर पड़ेगा आम आदमी पर, क्योंकि इलेक्शंस का बजट वैसे ही बहुत ज़्यादा होता है और इन इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते हुए अपनी इकोनॉमी
डाउन भी हो सकती है। शायद तब तक कि आप ये वीडियो देखें इलेक्शंस हो भी चुके हों। आप इस महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में क्या सोचते हैं नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।